नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत की स्पेशल सीरीज किस्सा सियासी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगला आजदार। किस्सा सियासी के पिछले एपिसोड में जब हमने ये बात की कि आजादी के बाद में राजस्थान में पहला बड़ा दल बदल कब और कैसे हुआ था, जब 22 राजपूत विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे, और उसके आखिर में मैंने आपको यह कहा था कि अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कैसे जयनारायण व्यास का मोहनलाल सुखाड़िया, जो सिर्फ 38 साल के युवा नेता थे, उन्होंने तख्ता पलट कर लिया था। लेकिन जयनारायण व्यास के तख्ता पलट को समझने के लिए मुझे लगा कि उससे पहले यह बताना जरूरी है कि जयनारायण व्यास के उस दौर की पॉलिटिक्स से पीछे की पॉलिटिक्स किस तरह की थी। हीरालाल शास्त्री से शुरू करते हैं और हीरालाल शास्त्री का कार्यकाल समझने की कोशिश करेंगे, और उस दौर में जो हालात बने थे वो ही हालात जयनारायण व्यास के कार्यकाल तक कंटिन्यू चले, और जिसकी वजह से उनका तख्ता पलट हुआ, गुटबाजी एंड ऑल की वजह से। तो आज समझेंगे हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल में कैसे उनके मुख्यमंत्री बनने के 2 महीने के भीतर प्रदेश कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाती है, कैसे उनके कार्यकाल के दौरान जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा जैसे नेताओं पर मुकदमा दर्ज होता है, और कैसे हीरालाल शास्त्री के नाम पर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आमने सामने हो जाते हैं। आपको पता है 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान दिवस उस दिन से हमने मनाना शुरू किया। उसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल भी राजस्थान में होते हैं, और उस दिन जो हीरालाल शास्त्री शपथ लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां खड़े होकर के कहते हैं कि ये जो शपथ है ये एक व्यक्ति की नहीं है, पूरी कांग्रेस की शपथ है, और इस पर हम सबको मिलकर के चलना है। कुछ दिन बाद में 7 अप्रैल को हीरालाल शास्त्री राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी थी, जिसका राजस्थान और दिल्ली के साथ में कनेक्शन था, दिल्ली में भी जो कांग्रेस के धड़े बने हुए थे, उन धड़ों के राजस्थान में भी अलग अलग नेता थे। हीरालाल शास्त्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुट के व्यक्ति थे, जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा जवाहरलाल नेहरू गुट के व्यक्ति हुआ करते थे। हीरालाल शास्त्री के मुख्यमंत्री बनने, कांग्रेस विधानसभा में दल की कार्यकारिणी का गठन होने के 12 दिन के भीतर राजस्थान के 4 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें जयनारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा, गोकुललाल असावा और मीठालाल काका। और जिस तरीके से हीरालाल शास्त्री ने मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, 2 महीने के भीतर गुटबाजी इस हद तक बढ़ गई कि 11 जून 1949 को प्रदेश कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे गोकुल भाई भट्ट, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आता है, और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आता है। गोकुल भाई भट्ट ने ही बैठक बुलाई थी, उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो उन्होंने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन हीरालाल शास्त्री ने इस्तीफा नहीं दिया, मामला दिल्ली तक पहुंचा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय के गृह मंत्री थे, उन्होंने हीरालाल शास्त्री का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। राजस्थान कांग्रेस से बहुमत विश्वास मत खोने के बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अभय दान दिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि चूंकि वो गृह मंत्रालय के अधीन है, रियासती कार्यालय के प्रति वो जिम्मेदार है, रियासती विभाग के प्रति, लिहाजा मैं उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करता हूं, भले ही प्रदेश कांग्रेस ने ये बात कह दी हो। दरअसल इसके पीछे राजस्थान कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी चली वो लंबे समय तक चली। 1950 के अंदर जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसमें एक तरफ पुरुषोत्तम दास टंडन होते हैं, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके गुट के लोगों का समर्थन हासिल होता है, तो दूसरी तरफ जेबी कृपलानी, जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जितवाना चाहते थे। चुनाव ठीक वैसे ही रोचक हुए जैसे 1939 में हुए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक तरफ थे, और दूसरी तरफ थे पट्टाभी सीतारमैया, जिनको पंडित महात्मा गांधी जिताना चाहते थे। लेकिन नेताजी जीत जाते हैं, महात्मा गांधी का जो समर्थित उम्मीदवार था वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हार जाता है। ठीक वैसे ही हालात 1949 में बने। जवाहरलाल नेहरू जिन जेबी कृपलानी को चाहते थे वो हार गए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके समर्थित लोगों से ने जो जिस प्रत्याशी का समर्थन किया, पुरुषोत्तम दास टंडन, वो चुनाव जीत गए। और राजस्थान के अंदर जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा और उनके समर्थित नेताओं ने जेबी कृपलानी को वोट दिए थे, उनका समर्थन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर। हीरालाल शास्त्री सरदार पटेल के गुट के थे। हालांकि हीरालाल शास्त्री का भी यह कहना है कि वो राजस्थान में वैसे परिणाम नहीं दिला पाए थे सरदार पटेल की इच्छा के मुताबिक, इसका उनको आखिर तक अफसोस भी रहा था। लेकिन इसी बीच दिसंबर 1950 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो जाता है, और
जनवरी 1951 के अंदर ही हीरालाल शास्त्री को इस्तीफा देना पड़ता है। इस्तीफे के पीछे दो थ्योरी चलती हैं। एक थ्योरी तो यह है कि चूंकि 15 दिसंबर के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ था और दिसंबर के आखिर में ही हीरालाल शास्त्री दिल्ली में आकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले थे, उनको इस्तीफा दिया और 5 जनवरी 1951 को यह इस्तीफा स्वीकार हो गया। ये हीरालाल शास्त्री ने अपनी खुद की आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र में लिखा है। लेकिन बीएल पनगड़िया, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास लिखा है, उनका यह कहना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के निधन के बाद हीरालाल शास्त्री पर दिल्ली में किसी भी बड़े नेता का आशीर्वाद नहीं था, उनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। अब कांग्रेस पर पूरी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू का होल्ड आ गया था और उनके जरिए राजस्थान के जो उस समय के राज प्रमुख थे, जिसे अपन राज्यपाल कह सकते हैं, उनके पास मैसेज आता है कि इनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और राज प्रमुख ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से हीरालाल शास्त्री के पास में मंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं था। हीरालाल शास्त्री के निधन के बाद में अलग अलग अखबारों ने अलग अलग तरह की खबरें छापी। दिल्ली का जो एक अंग्रेजी अखबार था स्टेट्समैन, उसने छापा कि राजस्थान में एक अलोकप्रिय सरकार जिसका 21 महीने बाद में अंत हो गया है। इसी जगह टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह छापा कि हीरालाल शास्त्री और उनके मंत्रिमंडल ने इस्तीफे के बाद में राज प्रमुख यानी कि राज्यपाल से मिलना तक उचित नहीं समझा, वो सीधे निकल गए। इससे आप कटुता का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर की गुटबाजी और आपसी लड़ाई किस हद तक बनी हुई थी। लेकिन इस पद से इस्तीफे के बाद में हीरालाल शास्त्री ने मोटे तौर पर पॉलिटिक्स से खुद को दूर कर दिया और उसके बाद में वो खुद को राजनीति को खुद बहुत बुरा मानने लगे थे कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। और उनके जीवन को जो आकलन करते हैं कई किताबों में, जिस तरीके से राइटर्स ने जिक्र किया है, वो ये मोटे तौर पर सब राइटर्स ये बात मानते हैं कि हीरालाल शास्त्री राजनीति के व्यक्ति थे ही नहीं। राजनीति में जिस तरीके के दांव पे चलते हैं उसके हिसाब से हीरालाल शास्त्री फिट थे ही नहीं। बहरहाल हीरालाल शास्त्री का अपना यह कहना है कि जब मैंने पद छोड़ा उसके बाद में मेरे अपने लोग, ये उनका खुद का वाक्य है लिखा हुआ अपनी आत्मकथा में, कि मेरे अपने लोग जिनको मैंने आर्थिक मदद दी वो भी मेरा पद छोड़ने के बाद विरोध करने लगे। क्यों? अब यहां पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब उनके पास से कुर्सी चली गई और पॉलिटिक्स से भी आउट हो गए, तो फिर बाद में जो प्रभावी नेता थे, जयनारायण व्यास हो गए, माणिक्यलाल वर्मा हो गए, ऐसे बड़े नेताओं का समर्थन हासिल करने के लिए भी हो सकता है उन लोगों ने हीरालाल शास्त्री की बुराई की हो। हालांकि हीरालाल शास्त्री जब 1951-52 के चुनाव हुए तो उसमें अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए अलग पार्टी बनाने की तैयारी भी करते हैं, जनता पार्टी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ नेता होते हैं, हीरालाल शास्त्री जैसे नेता, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता, जो उनको रोक लेते हैं और लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर ही हीरालाल शास्त्री ने 1957 का लोकसभा चुनाव लड़ा। लेकिन बहुत लंबे समय तक संसद में उनका मन नहीं लगा और वो वापस आकर के वनस्थली में अपने जीवन को आगे बिताने लगे। बाद में और भी दूसरे ऐसे गांधीवादी रास्ते के जो भी काम थे उससे जुड़े। एक प्रोफेसर थे रिचर्ड सिसन, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने एक किताब लिखी, द कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान। इस किताब के सिलसिले में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को साथ में लेकर के वनस्थली जाते हैं हीरालाल शास्त्री से मिलने के लिए। हीरालाल शास्त्री से मुलाकात में वो जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा के बारे में जब पूछते और उनका जो जवाब होता है वो ये रिचर्ड सिसन के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। जयनारायण व्यास के बारे में जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छा नर्तक था, यानी कि सिर्फ डांसर की कैटेगरी का मानते हैं उनको। और जब माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कहते हैं तो वो एक माणिक्यलाल वर्मा के लिए शब्द यूज करते हैं कि वो तो विजय सिंह पथिक का रसोइया था। विजय सिंह पथिक जो क्रांतिकारी के तौर पर अपनी एक ऐतिहासिक विरासत छोड़ गए हैं। हीरालाल शास्त्री की सरकार में जो उद्योग मंत्री थे सिद्धराज ढड्डा, उन्होंने भी हीरालाल शास्त्री के इस्तीफे के बाद 6 महीने बाद में कांग्रेस पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा देकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को जो पत्र लिखा, उसमें जो लाइन लिखी वो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। उन्होंने लिखा कि जिस कांग्रेस ने विकेंद्रित और स्वावलंबी समाज की रचना का ध्येय स्वीकार किया था, वो आजादी के 3 साल बाद भी इस और एक कदम भी नहीं बढ़ा पाई है। और ये कहते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा था और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी इस्तीफा सौंपा था। बहरहाल हीरालाल शास्त्री के इस्तीफे के बाद में दिल्ली से आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस के एक अधिकारी होते हैं सीएस वेंकटाचारी, उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बना करके भेजा जाता है। सीएस वेंकटाचारी के साथ में एक आईसीएस अधिकारी भोलानाथ झा थे, उनको मंत्री शामिल किया जाता है। हरीश शर्मा को मंत्री बनाया जाता है।
लेकिन उनका कार्यकाल बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। मात्र 110 दिनों के अंदर उनको इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ वो अपने मंत्रिमंडल में, क्यों दिल्ली का ये सोचना था कि राजस्थान कांग्रेस में इतनी गुटबाजी चल रही है कि अगर किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया तो दूसरे वाला गुट काम करने की बजाय सिर्फ टांग खिंचाई में लगा रहेगा। और उस समय लड़ाई बहुत खुलेआम चली थी। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि कैसे एक राज्यसभा चुनाव के मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू से भिड़ जाते हैं माणिक्यलाल वर्मा, और माणिक्यलाल वर्मा को पंडित जवाहरलाल नेहरू गंवार तक कह देते हैं। राज्यसभा के चुनाव में कैसे नेहरू को अपने प्रत्याशी से पांव पीछे खींचने पड़े, पिछले एपिसोड में मैंने आपको इस गुटबाजी के बारे में और भी डिटेल से बताया है। सीएस वेंकटाचारी अपनी कैबिनेट में और आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस से जुड़े लोगों को शामिल करना चाहते हैं और जागीरदारों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से माणिक्यलाल वर्मा और ऐसे जो नेता थे जिन्होंने मेवाड़ और वहां पर जागीरदारों का आजादी के आंदोलन के दौरान विरोध किया था, वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और उन्होंने इनका विरोध बहुत ज्यादा शुरू किया, जिसकी वजह से 110 दिन बाद में ही सीएस वेंकटाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। जयनारायण व्यास को बाद में मुख्यमंत्री बनाया गया, जो 1951-52 के चुनाव परिणाम आने तक, मार्च 1952 तक पद पर रहे। हालांकि वो अपनी दोनों सीटों से चुनाव हार गए थे, जोधपुर बी और जालोर ए दोनों विधानसभा सीटों से। 160 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में 82 सीटें कांग्रेस को मिली थी और दोनों सीटों से चूंकि जयनारायण व्यास चुनाव हार गए थे, इस वजह से जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बन नहीं पाए और उनकी सरकार, उनकी कैबिनेट के दौर में सबसे सीनियर मंत्री के तौर पर जो टीकाराम पालीवाल थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। बाद में जयनारायण व्यास को किशनगढ़ से चांदमल मेहता की जगह वो सीट खाली की जाती है। चांदमल मेहता अपनी विधायकी से इस्तीफा देते हैं, वो सीट खाली होती है, वहां पर उपचुनाव होते हैं, जयनारायण व्यास विधायक बनते हैं और उसके बाद उनको वापस नवंबर-दिसंबर 1952 आते आते उनको वापस मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब अगले एपिसोड में अपन बात करेंगे कि कैसे जयनारायण व्यास का मोहनलाल सुखाड़िया और तमाम दूसरे नेताओं ने मिलकर के तख्ता पलट किया था, उनकी सत्ता छीन ली थी और मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने अगले 17 सालों तक राजस्थान की सत्ता पर राज किया था। किस्सा सियासी के आज के एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और पॉलिटिकल पंचायत पर किस्सा सियासी के और एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।